Hello students, this is Dr. Richa Jain. Welcome to Physics Champs. So आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस। वैसे तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इट इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 11th और नीट, पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हमें ये एक तरह से हमें फिजिक्स के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करवाता है कि किस किस टाइप के फोर्स होते हैं यहाँ पर, which we are going to study in our syllabus. So फोर्सेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो फिर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल ऑफ दीज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पहले करा हुआ भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वस टू एफ इक्वस टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब एक तरह से इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी मास ऑफ टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two bodies. m1 and m2 are the mass of two bodies separated by a distance r. तो फोर्स कितना हो रहा था? F इक्वस टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर g इज 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं। ये आपने क्लास 9 में भी किया होगा। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतना ही ये फोर्स वीक होता रहता है। तो वैसे तो काफ़ी मतलब ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, पर अगर हम इसका अपनी लाइफ में या फिर अपनी जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उसमें देखते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें लगता है, क्योंकि सन, प्लैनेट्स, स्टार्स और एनी मासिव बॉडीज ऑफ बॉडी हैव दिस फोर्स। अब अर्थ, सन, प्लैनेट्स, मून, ये सब क्या हैं? दीज आर लाइक वेरी बिग बॉल्स हैंगिंग विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये कौन है जो इनको मतलब विच ड्यू टू विच अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। ड्यू टू दिस फोर्स वी आर ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर हम एक तरह से चिपके हुए हैं, अर्थ से हम चिपक के बैठे हुए हैं। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम सब स्पेस में फ्लाई ऑफ हो जाएं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, और बाकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट इट। तो अभी तो हमें ये समझना है कि ये और इसकी जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब एक छोटी रेंज से स्टार्ट करके ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है। तो हर एक बॉडी, मतलब यहाँ अगर दो छोटी छोटी बॉल भी रखी हुई हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, पर ये इफेक्टिव कितना है? इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन the mass of any of these body. ओके तो वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो फिर इट कैन बी द वीकेस्ट फोर्स। जितने भी हम ये अब हम करेंगे इसको आगे। सो सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसको हम अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं: इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और जितने भी फोर्सेस होते हैं नेचर में, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स और जितने भी आप फ्रिक्शनल फोर्स और या फिर जितने भी आप फोर्स यहाँ पर काउंट करवाएंगे उसमें से जो मोर देन 95% फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं।
अब ये होते क्या हैं उसको हम डिटेल में थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। तो वैसे तो ये फोर्स किसके इक्वल होता है, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आप 12th में स्टडी करेंगे इसको, और जो स्टूडेंट्स नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी अवेयर होंगे इस फॉर्मूले से। जहाँ पर ε0 होता है ये, इसको हम इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड Q1 and Q2 आर द चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। डिस्टेंस सेपरेटेड है। तो दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं, मतलब दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं और या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस कंडीशन में इट वुड बी अ रिपल्सिव फोर्स। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव है या फिर वाइस वर्सा, देन इट वुड बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर किस टाइप का है। सिमिलर है मतलब अगर चार्ज सेम है तो रिपल्सिव, अपोजिट है तो अट्रैक्टिव। और ये भी फिर लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, रेंज इसकी भी इनफाइनाइट तक होती है। पर अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर और ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। अब यहाँ पर हम अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं एक तरह से, तो जितनी भी फोर्सेस अपीयर होते हैं हमें, मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ा हम इसको मतलब डिटेल में हम इसको समझने के लिए हम अपने वर्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो हम जो अपने चारों तरफ चीज़ें देखते हैं, अगर हम एक बॉल देख रहे हैं या फिर एक मतलब कोई भी हम अपने चारों तरफ जितनी टीवी देख रहे हैं, और या फिर कोई भी हम वेसल देख रहे हैं, बेड देख रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, तो वो सब मैक्रोस्कोपिक है। और माइक्रोस्कोपिक, अगर हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अगर हम उनको 10⁶ टाइम्स मतलब 1 लाख 10 लाख टाइम्स उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो फिर हम जितनी भी हम उसकी अच्छे से डिटेल स्टडी हम कर पाते हैं। क्योंकि ये वी आर वेल अवेयर ऑफ इट कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसमें से जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम्स होती है। और ये अभी हम ये मान के चलते हैं, वैसे तो एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में। और फिर आगे भी जब आप इसको और ज़्यादा स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह को, तो देन यू कैन सी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम क्वार्क्स वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आगे होता रहता है ये। तो अभी तो हम इतना ही मान के चलते हैं। तो जब हम ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो बॉडी की जो एक तरह से, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी पेन को होल्ड करा हुआ है, तो एक तरह से हमें तो लग रहा है कि हमने उसको टच करा हुआ है, पर एक्चुअली हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक तरह से अट्रैक्ट या फिर रिपल कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब हमें फील होगा कि हमने उसको टच करा हुआ है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो इट विल फेल ऑन द ग्राउंड, तो वो फिर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा उस पर ग्राउंड का, पर वो काफ़ी वीक होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा फिर हम उसको जब हम उसको टच कर रहे हैं तो या छोड़ रहे हैं, तो उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हमें फील होगा। तो एक्चुअली में जितनी भी हमारे चारों तरफ थिंग्स हैं जिनको हम सोच रहे हैं कि वी आर टचिंग दीज थिंग्स, इन एक्चुअल इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और केमिस्ट्री वी आर नॉट टचिंग दीज थिंग्स। क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन है वो हम काफ़ी बड़ी लेते हैं, और जब हम एटमिक लेवल पे आ जाते हैं तो एटम की डायमेंशन काफ़ी कम होती है। एटम की डायमीटर होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो थोड़ा बड़ा एटम होता है उसका 10⁻⁹ तक भी हो सकता है।
इसी तरह से न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा हो जाता है, 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर। तो ये इसकी रेडियस हो जाती है एटम और न्यूक्लियस की। तो अगर हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वैसे तो हम इतनी छोटी सी कंसाइज इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर ये जो स्पेस होता है ये 99.9% खाली होता है। मतलब अगर हम न्यूक्लियस को मान के चलते हैं कि एक छोटी सी क्रिकेट बॉल की तरह है, तो एटम पूरा एक एटम एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह है जिसकी रेडियस 5 किलोमीटर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस इनके बीच में खाली रहता है। तो यहीं पर जब हम एटमिक लेवल पर आ जाते हैं या फिर मोलिकुलर लेवल पे आ जाते हैं, तो अगर टू एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फोर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अगर हम ओनली 2 एटम्स कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है, एन का मतलब यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस प्लस एन प्लस पी दोनों ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक अलग अलग टाइप के हमें फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और वहीं पर न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो फर्स्ट अगर हम इसको फर्स्ट एटम डिनोट कर देते हैं, इसको सेकंड एटम, तो फर्स्ट जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन पर तो एक क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ही, और साथ में ये जो उसके आसपास जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या लगाएगा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन पर तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ही, और साथ में जो आसपास के जितने भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोर्सेस की एक मतलब वेरिएशन वो होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में अट्रैक्शन, रिपल्जन या फिर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हम पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको स्टडी करेंगे, पर अभी तो हमें यही समझना है कि ये चार्ज जो पार्टिकल होता है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स दिस फोर्स, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इट इज़ कम इनटू कंसिडरेशन। और जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे फोर्स उतना ही वीक होता रहेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है क्योंकि ये चार्ज के बीच में लगता है। तो चार्ज या तो बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे या फिर ये रिपेल होंगे। तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब 1 फॉलोड बाय 36 0, इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। तो ये इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है। फील्ड पार्टिकल के बारे में हम अभी थोड़ा इसको ब्रीफली वी विल स्टडी अबाउट दिस। और ये जो थर्ड फोर्स होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब है दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, और ये काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, मतलब इसका जो रेंज है एक तरह से 10⁻15 मीटर ही हम मान के चल सकते हैं। अब हम न्यूक्लियस को थोड़ा एक बड़ा करके देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस मिलके बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं पर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है।
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक तरह से रिवॉल्व करते रहता है फिक्स शेल में। तो इस तरह से ये एक एटम बन जाता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर डायामीटर एक तरह से हम मान के चल सकते हैं न्यूक्लियस की, मतलब रेडियस ही ले लेते हैं 10⁻15 मीटर, और जो बड़ा न्यूक्लियस होगा उसमें 10⁻14 भी हो सकती है। तो 10⁻15 मीटर ये बहुत छोटी डायमेंशन है। मतलब एक तरह से जब अगर आप नॉर्मली कोई भी आप स्केल लेते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग एनी स्केल, तो यहाँ पर जैसे कि दिस इज़ अ स्केल, सो व्हाट इज़ दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में से हम ये वाला पोर्शन दिस इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻12 मिलीमीटर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। 10⁻12 मिलीमीटर को हम मतलब एक तरह से ये जो एक छोटा सा पोर्शन है जो हमने अभी देखा है 1 मिलीमीटर का, इतना छोटा सा पोर्शन ये मतलब दिस वन ब्लैक से मैंने डार्क करा है। तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 10⁻12 पार्ट्स। तो उसमें से अगर हम एक पार्ट लेते हैं तो वी कैन से कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये जो हमने लिया है इसको हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 4 5 9 10 11 12 बार 10⁻12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसमें से एक पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये एक तरह से न्यूक्लियस की डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। तो अगर स्पेस छोटा है तो प्रोटॉन दोनों ही क्या है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो हमने अभी देखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो फिर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कैसा फोर्स होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर ये प्रोटॉन दूर होते तो फिर हम ये मान के चल सकते थे कि क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर ये फोर्स वीक हो गया है, पर ये डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। तो अगर ये इसी तरह से डोमिनेट करते तो प्रोटॉन शुड नेवर बी इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर। वो तो मतलब एक तरह से न्यूक्लियस बनना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनता है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम कर रहा है। तो ये फोर्स होता है न्यूक्लियस फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, पर ये प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियस फोर्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है ये। तो ये आइडेंटिकल होता है, मतलब एक जैसा होता है ये। और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ पर, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स होता है ये फोर्स कि एक आगे ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स तो एक फील्ड ही अलग हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर मतलब MSc करते हैं लोग, PhD वगैरह करते हैं न्यूक्लियर साइंस में किसी एक टॉपिक को पिक करके। मतलब जितना सिंपल सिस्टम हमें न्यूक्लियस लगता है कि इट इज़ ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। अभी तक किसी मतलब साइंटिस्ट भी इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। तो काफ़ी सारे मॉडल वगैरह सब कुछ होता है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये, मतलब पूरे यूनिवर्स में लगने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे यही जो न्यूक्लियर फोर्स है इसी को यूज़ करके हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न किसन
वगैरह में जो हमें लाइट मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, तो वो सब हम आगे की क्लासेस में भी विल स्टडी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इट इज़ अप्रोक्सीमेट 10⁻38 टाइम्स stronger than gravitational force and 100 times greater than 100 times greater than या stronger than electromagnetic force। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर का मतलब है इसने जो उसका रिपल्सिव एक्शन है उसको नलीफाई कर दिया है। और अब आ जाता है फिर वीक फोर्स। तो वीक फोर्स सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है यहाँ पर। ये और ज़्यादा मतलब एक तरह से इसका भी कोई अलग से एक फॉर्मूला नहीं है। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है वाया दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम आगे समझेंगे अच्छे से। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है वाया दिस रिएक्शन। तो एक तरह से हम इस रिएक्शन को हमें आगे वी विल स्टडी अबाउट दिस। इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है और ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, ये न्यूट्रिनो होता है। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी कन्वर्जन होते रहता है। और भी इसको हम बीटा पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। तो इसमें बीटा डीके होता है। तो ये सब वीक फोर्स के अंदर आ जाता है और ये काफ़ी कम रेंज में होता है, मतलब न्यूक्लियॉन्स की रेंज में होता है। तो इसका जो डायमेंशन होता है फोर्स का वो न्यूक्लियस के भी बहुत अंदर, मतलब एक तरह से न्यूक्लियन के अंदर एक तरह से ये फोर्स लगते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरह से जितने भी फोर्सेस हैं उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स है ये 10⁻13 टाइम्स वीकर होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम इस टेबल को स्टडी कर लेते हैं। तो ये तो हम सब देख ही चुके हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो वो हम सब कुछ समझ चुके हैं यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को हम 1 कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है एक तरह से 1/100 और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है 1/10⁻38 जिसको हम 10⁻−38 लिख सकते हैं। और वीक फोर्स हो जाता है 10⁻13 या फिर 1/10⁻13 टाइम्स दी स्ट्रॉन्गर फोर्स इस टाइप से। और यहाँ पर जो रेंज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी इनफाइनाइट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोनों ही ये इनफाइनाइट रेंज तक एक्ट करते हैं। पर ये होता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता रहता है ये दोनों ही फोर्स उतने वीकर होते रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी बॉडी के बीच में लगता है जिनमें मास होता है। तो अगर हम कोई बॉडी बोल रहे हैं तो इट मीन्स कुछ ना कुछ मास तो होगा ही उसमें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा एट्रैक्टिव ही होता है ये वाला फोर्स, ऑलवेज एट्रैक्टिव। और इट कैन बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, वो बता ही दिया आपको। और वीक फोर्स ये काफ़ी न्यूक्लियस के भी काफ़ी अंदर जाके लगता है। ये न्यूक्लियन की डायमेंशन में हम मान सकते हैं 10⁻16 से 10⁻18 मीटर तक। और स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है नो मैटर वेदर इट इज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सेम ही होता है सबके बीच में लगने वाला फोर्स। और वीक फोर्स तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सब आगे जाके ग्रेजुएशन वगैरह में जाके न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आता है। और फील्ड पार्टिकल मतलब एक तरह से किसी भी फोर्स को आगे बढ़ने के लिए कुछ पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको फील्ड पार्टिकल्स बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
साउंड एनर्जी एक तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं तो साउंड कब स्प्रेड होती है, जैसे अगर हम आपस में एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं तो उसमें एक तरह से मीडिएटर क्या है यहाँ पर, एयर, या फिर मीडिएटर यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। अगर बीच में यहाँ पर वैक्यूम है तो वी आर नॉट एबल टू हियर द और लिसन दी थिंग्स सेड बाय अदर्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड पार्टिकल होता है वो ग्रेविटन होता है, ये अभी तक वैसे डिस्कवर हुआ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होता है फोटोन, और वीक फोर्स का होता है न्यूट्रिनो। बस अभी तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। और स्ट्रॉन्ग फोर्स का होता है मैसोन्स। और स्ट्रॉन्ग फोर्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, वीक फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये मतलब किसी भी रेंज से स्टार्ट होके किसी भी रेंज तक जा सकता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो मासिव बॉडी के बीच में लगता है। तो ये सब फोर्स से रिलेटेड है। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हमने ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबका ही एक अलग रोल होता है हमारे यूनिवर्स में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम एक तरह से अर्थ से बंधे हुए हैं, और जितने भी प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, वो सभी कनेक्टेड हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ने एक जो बेसिक यूनिट होती है, बिल्कुल छोटी सी एक यूनिट है न्यूक्लियस, उसको एक तरह से बाइंड करके रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज बॉडी को, मतलब ये तो मोस्टली जितने भी फोर्स हैं केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी फोर्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं मोस्टली। और वीक फोर्स तो मतलब इसका जो रोल है वो काफ़ी हम जब डीपली स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को तब आता है। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर किसी में आपको क्लियरिटी नहीं है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स। और फिर और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यू कैन इंस्टॉल दिस ऐप फिजिक्स स्टैम्प्स फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, और रेगुलरली क्लासेस वगैरह यू कैन ऑप्ट हियर। So thank you very much. If you like our video, then like it, subscribe, follow our channel and share also. Thank you very much. Thanks.